ज़ाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरी ख्वाहिश ये है कि चूँकि आपको पता है कि हम फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं और सब दुनिया भर की में जाते रहते हैं और तमाम एग्जीबिशन में जाते रहते हैं, तो हमेशा से मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो फार्मा में एक्सपोर्ट का कल्चर है वो किसी भी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। और मेरी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान में चूँकि ज़रूरत भी है तो इस को आगे बढ़ाने के लिए हम काफ़ी गुफ्तगू करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंद मुख्तसरन हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकें ताकि लोगों को इसका इदराक हो सके और ये हमारी गुफ्तगू जो है लोगों तक पहुंच सके। जी शुक्रिया जावेद साहब, आपके इस सवाल का बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और एक जो इस चीज़ इस सिलसिले में डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी खुशाइंद हैं, बड़ी वेलकमिंग हैं। तो पहली बात तो ये है कि पीपीएमए और फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी वैलिड और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के बाद ड्रैप ने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जो मैं समझता हूँ कि इस मकसद के लिए बड़े कारआमद हैं। नंबर एक वो ये कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दी है जो अब बहुत रियलिस्टिक है, पहले की तरह रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और उसके अंदर एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंपनीज़ जो हैं वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लंबे अरसे तक कर सकते हैं। और दूसरी जो अहम पॉलिसी ड्रैप ने अनाउंस की है वो है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, जिसके अंदर हमें एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशंस जो हैं उसको वो फास्ट ट्रैक के ऊपर करते हैं और बहुत ही उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये ड्रैप के दो अच्छे इक़दाम हैं जिनकी वजह से हमारे नए वेन्यूज़ खुल गए। ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री है वो इस बात को रियलाइज़ करे कि हमारी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे पिक्स, WHO वग़ैरह ले ली हैं। हमारी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास ये वाली सर्टिफिकेशंस नहीं हैं, तो उनके पास कंट्री स्पेसिफ़िक जो अप्रूवल्स हैं प्लांट की, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इंस्पेक्शंस हो गई हैं, उनके प्लांट्स अप्रूव हो गए। अब हमें करना क्या चाहिए टू बेस्ट यूटिलाइज़ आवर रिसोर्सेज जो हमने डेवलप कर ली हैं। जिन कंपनीज़ ने भी चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज़ से WHO पिक्स की तरह सर्टिफाई कराया है या उन्होंने इंडिविजुअल कंपनी से सर्टिफाई कराया अपने आप को, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी अब है कि एक कंपनी जिससे मिसाल के तौर पे किसी ने अपने आप को जो है वो कीनिया से सर्टिफाई करा लिया है, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग अपने आप को कीनिया से सर्टिफाई कराएं, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को यूटिलाइज़ करते हुए और उसके साथ साथ हम जो हमारी एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए उस एक कंपनी से जिसने अपने आप को कीनिया से सर्टिफाई कराया है 10 लोग मैन्युफैक्चर कराएं, और बजाय ये कि हर आदमी इंस्पेक्टर्स को लाने में पैसे खर्च करे, जो टाइम पीरियड उसके लिए इन्वॉल्व है 1 से 1.5 साल, उसके अंदर वो वेट करे, फिर जो वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू होती हैं वो आफ्टर इंस्पेक्शंस, आफ्टर अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू होती हैं, तो वो उस टाइम के लिए इंतज़ार करता रहे 1.5 से 2 साल तक और इन्वेस्टमेंट करता रहे। उसके बजाय बेहतर ये है कि हम उस कंपनी के पास जाएं जिसके पास उस मुल्क की स्पेसिफ़िक अप्रूवल है, और उस कंपनी से हमारी बाकी 5, 10, 20 कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएं, और वो बजाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उस तरह इन्वेस्ट करने के वो अपनी मार्केटिंग साइड को फोकस करें और अपनी ब्रांड्स को वहाँ लॉन्च कर लें। वो ब्रांड्स हो सकता है कि वो कंपनी ख़ुद भी बना रही हो ए ब्रांड, लेकिन फॉर एक्सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री वो उस मुल्क उस कंपनी के पास चले जाएं जो जिसके पास उस मुल्क का एक्सपोर्ट की ऑलरेडी अप्रूवल है। तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट हो जाएगी, और हम एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट से 10 कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि अगर एक कंपनी के पास एक मुल्क की रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कैपेसिटी भी ऑप्टिमम यूज़ हो जाएगी। तो ये बोथ वेज फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। इसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि अगर एक कंपनी ने एक मुल्क को करवाया हुआ है तो मैं मिसाल के तौर पे आपसे बनवा रहा हूँ और आप जो है वो दूसरे मुल्क के लिए मुझसे बनवा रहे हैं, तो ये इंटर कोलैबोरेटिव हमारी जो है ये एक स्ट्रैटेजी बनेगी। और इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लेवल ऑफ इंस्पेक्शंस हैं, जो लेवल ऑफ क्वालिटी अप्रूवल्स हैं रिक्वायर्ड हैं कि हर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हर मुल्क के लिए इंडिविजुअली करे। ये वो काम है जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब, वो ये काम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो मेरा प्रपोज़ल है कि एक स्पेसिफ़िक कंट्री को या एक स्पेसिफ़िक हेल्थ अथॉरिटी को एक
कंपनी अप्रूवल कराए, वो इन्वेस्ट करे उसके अंदर, और 10 कंपनियाँ उससे टोल मैन्युफैक्चरिंग करा के वहाँ मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आप देखेंगे कि हम बहुत छोटे टाइम में एक्सपोनेंशियली अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर लेंगे इंशाल्लाह। जी ज़ाहिद साहब, इसी सिलसिले में सारी दुनिया में हम देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी कुछ उसकी मिसालें मौजूद हैं कि एक्सपोर्ट में एंट्री जो है, चूँकि फार्मास्यूटिकल की एक लेंदी प्रोसेस है और न्यूट्रास्यूटिकल, फूड सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेटिकल्स, उसकी एक इतनी बड़ी ख़ास तौर पर नई मार्केट एक तो पहले से थी और कोविड के बाद से उसमें इम्यूनिटी एनहांसमेंट की वजह से उसकी मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। तो वो उसके जो एंट्री बैरियर्स हैं वो निस्बतन बहुत कम हैं और वो चूँकि फार्मा के उसमें कंट्रोल में नहीं आती, तो उसको पाकिस्तान में काफ़ी अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसको इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो लोग उसकी तरफ भी उतनी तवज्जो नहीं दे रहे और उसमें भी वही अप्रोच आती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच। सेल्स एंड मार्केटिंग एक अलग सेंटर है और प्रोडक्शन एक अलग। तो प्लीज़ इसके ऊपर अपना वजाहत ज़रा मुझे लोगों को वाज़ेह करिए। जी बिल्कुल, जो हमारी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वहाँ तो जाने का जो पहला कदम है वो होना ही हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिकल्स से चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो हमारी जितनी भी OTC प्रोडक्ट्स हैं उनके भी वहाँ पर एंट्री बैरियर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। तो हमें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ उसमें जाना चाहिए। लेकिन जो बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त अनटैप्ड पड़ी है पाकिस्तान के लिहाज से, वो सेमी रेगुलेटेड और जो मिनिमम रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वो हैं। तो उनके एंट्रेंस के लिए भी OTC की ज़ाहिर है कि एक लो बैरियर हर जगह होता है, वहाँ पर भी है, तो उसको भी हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो नई डेवलपमेंट आ गई है जो EU में और USA में और डेवलप्ड वर्ल्ड में आई है, वो कॉन्सेप्ट आया है ऑफ मेडिकल डिवाइसेस क्लास। तो मेडिकल डिवाइसेस की जो वो क्लास है, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम्स एंड लोशन है, वो अब EU और USA में जो है वो मेडिकल डिवाइस के तौर पे मानी जाती हैं। अब वो दवाई के तौर पे उसको नहीं लिया जाता। एक्जिमा की जितनी ड्रग हैं, लुब्रिकेंट्स हैं एंड सो मैनी अदर प्रिपरेशंस जो उसके लिए बन रही होती हैं, उनको वो दे काउंट देम एज मेडिकल डिवाइसेस। तो ये भी एक एरिया है जिसको एक्सप्लोर करना है। अब बात वही है जो आपकी है कि जो हमारे जो एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम मार्केटिंग को बिल्कुल एक अलग सेंटर के तौर पे लें। अगर आप EU में भी जाएं, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जाएं, तो वहाँ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कोई मार्केटिंग टीम्स नहीं होती। दे ओनली एक्ट एज CMOs एंड दे थ्राइव एंड दे डेवलप एज CMOs। वो अपना लेटेस्ट अपने अंदर इंटरवेंशंस लाते रहते हैं एंड दे कीप अचीविंग द एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस के साथ साथ उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो होती हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द मार्केटिंग कंपनीज। तो वो अपना काम करते हैं, वो उसमें एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं। रेस्ट ऑफ द कंपनीज डेवलप देयर एक्सपर्टीज़ इन मार्केटिंग एंड सेल्स, और वो ओवरसीज़ मार्केट्स डेवलप करके वहाँ करते हैं। तो व्हेन दिस कंबाइंस इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस। इसमें ज़ाहिर है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की पूलिंग है वो भी हो जाती है, फाइनेंशियल पूलिंग भी इसके अंदर हो जाती है, इंटेलेक्चुअल पूलिंग भी इसके अंदर हो जाती है। जिस कंपनी का जिस एरिया में एक्सपोजर ज़्यादा है वो उस एरिया के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा अप्लाई करता है, एंड दिस हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ रादर के हम जो इस वक्त अलग अलग आइसोलेशन में हर कंपनी कोशिश कर रही है, हर कंपनी उलझ रही है। कोई भी हमारे यहाँ सिवाय 1-2 एग्जांपल्स के ऐसी नहीं है जिन्होंने एक्सेल किया हो एक्सपोर्ट्स में। एवरीबडी इज़ स्ट्राइविंग फॉर लास्ट 20 years एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव व्हाट अदर्स हैव डन। तो वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजी नाउ।